नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे बजट को लेकर। चूंकि सदन के अंदर बजट पर चर्चा जारी है और लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। आम बजट पेश होने के बाद से बिहार को विशेष पैकेज देने का मामला गरमाया हुआ है। लालू यादव ने बजट को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है। लालू यादव ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। बजट में जो फंड मिला है वो झुनझुना बजाने के लिए दिया गया है। इससे पहले राबड़ी देवी ने भी इसी तरह का बयान देते हुए बजट को झुनझुना बताया था। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, आरजेडी बिहार और बिहारियों के खिलाफ बोल रही है। मोदी ने बिहार के लिए गेम चेंजर का काम किया है। जो लोग बिहार से घृणा करते हैं वो ही ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का कहना है, पूरे देश में किसी राज्य को कुछ नहीं दिया गया, बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला, क्योंकि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। दरअसल उन्होंने अपने गठबंधन दलों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तो इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी जवाब दिया और कहा कि सबसे पहले इंडी गठबंधन तय करे कि बजट को लेकर उसका स्टैंड क्या है। अगर किसी राज्य को उसका अधिकार दिया जाए तो इंडी गठबंधन के लोग उस राज्य के लोगों का किस तरह से अपमान करते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से सहमत है? क्या वे खड़गे जी की तरह नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बिहार को उसका अधिकार मिला? यही तो वो लोग हैं जो विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। विपक्ष को बजट में नहीं, बजट बनाने वाले लोगों से समस्या है। इस बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके साथ ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। दरअसल अहम मुद्दा यही है। एक तरफ तो विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ एनडीए के दो मुख्य सहयोगी नीतीश नायडू यानी कि सरकार में एन फैक्टर पर मेहरबानी हुई है, बाकी देश के सभी राज्यों की अनदेखी की गई है। तो वही इंडिया गठबंधन के लोग ही बिहार को दिए इस विशेष पैकेज को झुनझुना बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक इस मामले में क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। चल रहा है आज जितना लोग ढूंढ रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा।
हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा बड़ा रैली किए पहले। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात, हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। अब उनसे तो भारत सरकार ही बात करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तो बिहार के टेरिटरी में क्या काम हो सकता है। तो पूरे देश में बिहार से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, बजट को लेकर। चूंकि सदन के अंदर बजट पर चर्चा हो रही है तो लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है कि बजट को लेकर जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया, जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, उसके बाद तमाम विपक्षी दल इसे एक तरफ झुंझुना बता रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस बजट में केवल 2 राज्यों का खास ख्याल रखा गया है। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, तो आरजेडी प्रवक्ता जुगनू यादव जी, मनोज दास मनु जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मत्स्येंद्र प्रभाकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले 1-1 मिनट का काउंटर आप सभी से लूंगी, उसके बाद इस डिबेट को ओपन करूंगी। सबसे पहले जुगनू यादव जी आपसे, सर बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिल चुका है, तो अब स्पेशल स्टेटस को लेकर सर दिक्कत क्या है? मतलब आप स्पेशल पैकेज का विरोध क्यों कर रहे हैं सर? ये तो बिहार के लोगों की भलाई के लिए है। देखिए, सबसे तो मैं आपके चैनल पे बैठे हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, दर्शक भाई बहनों का स्वागत करता हूँ जी। एक कहावत है, खोदी पहाड़ निकली चुहिया जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस देश के जिस व्यक्ति की उम्र 73 साल हो जी, उनको लार टपक रहा था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन ये बजट जो है वही खोदी पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। हमारे देश के नौजवान किसान के सुपुत्र, भारत माता की रक्षा करने वाले जो हमारे नौजवान हैं, उनको अग्निवीर योजना के नाम पर उनके साथ शोषण किया जा रहा है और 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उनका लालसा था, इच्छा थी और वो बने ऐन कैन प्रकरण। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो बिहार के बारे में जो ढोल पीटी जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले इन्होंने बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपया देने का वादा किया था पैकेज के नाम पर। जो इनके देश के जो जितने भी भ्रष्टाचारी थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग 26,000 करोड़ लेकर चले गए और बिहार को मात्र 25,000 करोड़ देने का काम किया इन्होंने। इन्होंने पूरे देश की जनता के साथ, इन्होंने मुख्य जो विभाग था वो देश की जनता के साथ धोखा दिया है। सबसे हास्यास्पद तो ये लगता है कि जो मुख्य विभाग है, जो हमारा मुख्य अंग है 144 करोड़ लोगों का, सेना के बजट में इन्होंने कटौती करने का काम किया। पिछला बजट जो था 9.6% था, आज का जो बजट है 9.4% है। सेना के बजट में भी इन्होंने कटौती किया है। कृषि के क्षेत्र में भारत जो है सो कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन इस बजट में भी इन्होंने पिछले बजट के तुलना में इस बार जो है सो इन्होंने कटौती करने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें भी कटौती करने का काम इन्होंने किया। पिछले बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.9
1.7% था, जो इस बार के बजट में इन्होंने 1.85% ठीक है जुगनू करने जी, का काम किया, ठीक है जुगनू जो जी, कि काफी दुखद है। ठीक है, ठीक है। और हद तो तब हो गई कि सामाजिक कल्याण विभाग में भी इन्होंने, जबकि इनको सामाजिक कल्याण विभाग से कोई यकीन नहीं है, उसमें भी इन्होंने ठीक है कटौती जुगनू जी, करने का आपके काम पास किया। आऊंगे, लिबरेट तरीके से आपसे बातचीत करूंगी। मनोज जी, क्या नीतीश कुमार ने सरेंडर कर लिया है? समझ में ही नहीं आ रहा है जी कि दिल्ली के अंदर में इनके जो गठबंधन के तथाकथित नेता हैं, जी ये बार बार बोल रहे हैं कि ये बजट बिहार का है, ये बजट बिहार का है, आंध्रा का है, बिहार का है, आंध्रा का है। और यहाँ पर इनके जो सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार ठगा गया, तो बिहार ये हो गया, नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया। अरे शर्म भी इन लोगों को नहीं लगती है कि जिस स्टेटस की ये बात यहाँ कर रहे हैं, जी। ये स्टेटस जब ये थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उसी समय इसको खंडित किया गया था। ये इनको बोलने में जनता को अपमानित करने का काम किया इन्होंने। कि हमारे मनमोहन सिंह की सरकार ने इस स्टेटस को कटल किया था, और वह किस लिए किया था? आज जो बिहार की बात ये कर रहे हैं, 2009 के लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या कम हो गई, 2010 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या नाममात्र की रह गई। इसका बदला इन्होंने लोकसभा में एक मंत्रिमंडल की कमेटी बनाकर बिहार के स्टेटस का न मिले, इसके लिए कटल किया। पहले तो ये बतावे कि इनके लालू प्रसाद यादव सच बोल रहे हैं कि इनके राहुल गांधी और अखिलेश यादव या अन्य नेता सच बोल रहे हैं कि ये बजट ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, ठीक लालू प्रसाद यादव जी कह रहे जी हैं मनोज, कि आलोक बिहार जी, को ठीक है मनोज जी, आलोक जी, क्या सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया? क्योंकि जो एन फैक्टर है गवर्नमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं वो प्रभावी है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं सर। देखिए, विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है जी, तो हर चीज पर वो अड़ंगा डालने का दिल्ली से लेकर और राज्य तक पहुंच गए। बिहार को स्पेशल स्टेटस का मनमोहन सिंह सरकार के समय से हो रही थी, जी और जो ये प्रवक्ता बोल रहे थे आरजेडी के, बिहार को 1,25,000 करोड़ नहीं मिला है, तो ये गलत फहमी में है। बिहार को पूरा 1,25,000 करोड़ मिला जी विभिन्न डेटों पर। और दूसरी चीज कि बिहार बराबर पैकेज की मांग कर रहा था, तो पैकेज देना संभव नहीं था, तो उसको दूसरे ढंग से उनकी प्रगति को उन्नत करने के लिए वहां पर 59.8 करोड़ की सहायता दी गई है। और रही बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में वादा था मैनिफेस्टो का जी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम वहां पर आपको राजधानी बनाने के लिए मदद करेंगे, तो उनको मदद किया हमने, तो क्या गलत कर दिया? जी। और 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में जो वित्त मंत्री ने दिया, उसमें क्या आज तक आजादी के बाद से किसी भी वित्त मंत्री ने जो जी। भाषण दिया तो सब राज्यों का नाम लेना संभव है उसमें? जी लेकिन जितने भी और राज्य हैं, वहाँ जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री की चल रही हैं या स्टेट का चल रहा है, उसमें तो कहीं कोई कटौती नहीं हुई है, वो तो यथावत चलता रहेगा। जी तो फिर इनको क्या तकलीफ है इस चीज से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, ठीक है आलोक जी, क्यों ये इतने उतावले हो रहे हैं ठीक कि कुछ नहीं मिला? अरे कुछ इतना कुछ मिला तो कह रहा है कुछ नहीं मिला। ठीक है, ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आऊंगे आपके पास। प्रभाकर जी, क्या बिहार को स्पेशल पैकेज की नीड नहीं थी सर? और जिस स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, क्या वो जो कंडीशंस अप्लाई होती है उनमें बिहार फिट बैठता है सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जी तो तमाम दल के लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और उनके अपने जो तथ्य तुलना है वो कह रहे हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है।
लेकिन एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा, और वो ये कि बिहार को इस प्रकार की सहायता की महती आवश्यकता थी और वो आवश्यकता पूरी की गई। बहुत सारी चीजें केंद्र के तहत सारे राज्य हैं और राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। सरकार देश की होती है, जहां पर जिस प्रकार की सुविधा, जिस प्रकार के संसाधन की वो आवश्यकता अनुभव करती है वह वो कर रही है, बेहतर तरीके से कर रही है। हम देखें बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं और स्थापनागत सुविधाएं, उनकी दृष्टि से बिहार सर्वाधिक पिछड़ा है। अगर जिसको कहते हैं पिछड़ेपन, तो पिछड़ापन इस वजह से है कि वहाँ अभी तक संसाधन इस प्रकार के बुनियादी सुविधाओं की कम रहे दूसरे राज्यों की तुलना में। तो इसकी तुलना में वहाँ पर जो कुछ किया गया वह बेहतर किया गया। और जिन चीजों के लिए आज विपक्ष के लोग वर्तमान सत्ता दल के गठबंधन को उसको आरोपित कर रहे हैं, तो मेरा अपना निष्पक्ष ढंग से मानना है कि आपके पास भी इसके पहले जितना इस सरकार ने समय बिताया उससे ज्यादा का समय आपको मिला, और उस समय आपका ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? आपने तो परिवर्तन कर दिया। उस समय योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हो गया एक कमेटी बना करके कि इस प्रकार के स्पेशल पैकेज राज्यों को नहीं दिए जा सकते। तो आज विशेष सहायता के मद में बातें की गई हैं, और विशेष सहायता में भी ऐसा नहीं हो गया कि बिहार को कुछ बहुत एकदम से दे दिया गया हो। बिहार को जो बुनियादी आवश्यकताओं की बात थी उनकी पूर्ति के लिए, उन संसाधनों के विकास के लिए किया गया, और बिहार को लाभ ही नहीं, बिहार के पड़ोसी राज्यों को भी लाभ इससे मिलेगा। वो चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, पश्चिम बंगाल हो, इधर उत्तर प्रदेश हो, या उधर झारखंड और आगे दक्षिण की तरफ राज्यों को। जो राजमार्ग निकलेंगे, जो हाईवे निकलेंगे, उनका फायदा केवल बिहार को नहीं मिलने जा रहा है। हमें समग्रता के साथ चीजों को देखना, जानना, समझना होगा। विरोध के लिए हजार बातें होती हैं, समर्थन के लिए एक बात होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखें, मुझे किसी पर आरोपित करने का न हक है न मैं ये चाहता हूँ, लेकिन एक बात अवश्य कहता हूँ कि मैं सकारात्मकता का पक्षधर हूँ, सकारात्मक देखता हूँ। मुझे गिलास आधी भरी हुई हमेशा प्रतीत होती है, आधी खाली कहना मेरे लिए वाजिब नहीं है, और न मैं यह दृष्टि कभी रखता हूँ। इस प्रकार से मैं पाता हूँ कि बिहार के लिए या आंध्र के लिए आज जो कुछ किया गया, आंध्र के पास तो अपनी राजधानी नहीं है आप देखिए, और वो हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ से किसी तरह से तरीके से अपना कार्य प्रभाकर जी, और अमरावती को डेवलपमेंट के लिए जो पैसे अलग से जो दिए गए हैं वहाँ पर, ताकि डेवलपमेंट का काम हो सके। एक बात के लिए क्षमा करिएगा, एक बात और कह दूं कि और जिस प्रकार की बातें की जा रही है, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सत्ता दल के लोग भी उसका सही ढंग से जवाब देने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, या उधर उनका ध्यान नहीं है। वो ये है कि जिस बात आज 1,25,000 करोड़ रुपए की बात की जाती है, सच्चाई यह है कि विभिन्न मदों में दी गई राज्य को अगर 10 वर्षों का जोड़े ये सब लोग, मैं तथ्यों तर्कों आंकड़ों की बात जो है आंकड़े गिनाते हुए नहीं कहना चाहता, लेकिन थोड़ा अध्ययन करें और जोड़े तो 1,68,000 करोड़ रुपया अब तक बिहार को दिया जा चुका है। और उन्हीं की वजह से आज दरभंगा की बात हो या बिहार के विभिन्न अन्य क्षेत्रों की बात हो। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। जुगनू जी, धन्यवाद जी। जुगनू जी, सबसे पहले तो आप लोग मतलब कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए राबड़ी देवी ने कहा कि ये झुंझुना देने का काम क्या है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता है लगातार ये कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों को तवज्जो दी गई है, बिहार और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तो सर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे कि बिहार को कुछ मिला है या कुछ नहीं मिला है। देखिए अमीषा जी, मैं सबसे पहले बेबाकी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये बिहार के साथ तो काफी छलावा किया गया है, और मैं ये जानना चाहता हूँ बिहार के माननीय नेता सदन आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि विशेष राज्य का दर्जा जब हम लोगों का मुख्य एजेंडा था, तो इस पर आपने घुटना क्यों टेका जी? और जो इन्होंने 9 वर्ष पहले जो वादा किया था बिहार को विशेष पैकेज देने का,
अभी विश्लेषक महोदय ने कैलकुलेट कर कर बताया, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे यूपीए के सरकार में, मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, यूपीए के सरकार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 2 रेल फैक्ट्री यहाँ देने का काम किया गया। स्पेशल पैकेज के हिसाब से काफी दिया जाता था, जबकि यहाँ राज्य में हम लोगों की सरकार नहीं थी। लेकिन ये लोग पूरे देश के अंदर में, खास करके जो हमारा मुख्य विभाग है, जो देश का रीढ़ है, जवान और किसान और मजदूर, जी बस एक क्वेश्चन सर, क्या बिहार को स्पेशल पैकेज की नीड थी या नहीं थी सर? स्पेशल पैकेज कहाँ मिला है? और तो सर बजट में जो 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं वो बिहार को ही मिले हैं सर। बिहार में एयरपोर्ट्स के लिए मिले हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए मिले हैं, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मिले हैं सर। नहीं, जितनी राशि वो भगोड़े लेकर भाग गए मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या, उतनी राशि भी तो नहीं मिली है बिहार को। बिहार को हम हक मांगेंगे हकदार की तरह, हम हक नहीं मांगेंगे गुनाहगार की तरह। ये बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है। आप बताइए ना, 16 लाख करोड़ इन लोगों ने, मतलब आप जुगनू जी ये कहना चाह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं चाहिए, बिहार को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्टेटस चाहिए। स्पेशल पैकेज तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो उतना नहीं मिला जितनी चाहिए थी। ये रीपैकिंग किया गया है, केवल इसका केवल रैपर को चेंज कर दिया गया है। बताइए ना, 16 लाख करोड़ अपने, लेकिन सर जो आपके साथ गठबंधन में है, सर जो आपके साथ गठबंधन में है, वो तो कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों को तवज्जो दी गई है, बिहार और आंध्र प्रदेश। नहीं, तवज्जो दी गई है, लेकिन भेदभाव के रूप में तवज्जो दी गई है। तमिलनाडु और बिहार को उन्होंने ठीक ही कहा है, ये 2 राज्यों के साथ नाइंसाफी हुई है और भेदभाव के रूप में तवज्जो इन लोगों ने दिया है। आप बताइए ना, देश के अंदर में कितने लोगों को इन्होंने 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेकर, जो 14 देश के प्रधानमंत्री नहीं लिए, वो 150 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज लेकर पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, हमारे आवाम है, उन लोगों को इन लोगों ने कर्ज में डुबोने का काम किया। बिहार को किस रूप में इन्होंने, पलायन के विषय में इन्होंने क्या किया, बिहार के हमारे किसान भाइयों के विषय में इन्होंने क्या किया, ये रेहड़ी वाले लोगों के लिए इन्होंने क्या किया। बिहार में तो आपकी सरकार भी थी ना इससे पहले, जब नीतीश कुमार आपके साथ थे। नहीं, हमारे साथ थे तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एजेंडा बनाया था कि इस बार जो है सो हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा लेना है। हम चाहे इसके लिए हम लोगों को सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी तरह का भी लोकतांत्रिक आंदोलन करने की जरूरत हो, हम लोग जो है सो हक लेकर ही रहेंगे। लेकिन पता नहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया, कौन सा डर और भय सताने लगा है। ये जदयू के प्रवक्ता महोदय बहुत चिल्लाकर बोल रहे हैं, ये कहा गया जो प्रधानमंत्री जी जो सवाल पूछे हैं उनका काउंटर मैं मनोज जी से ही ले लेती हूँ। मनोज जी, नीतीश कुमार जो लगातार से ये कह रहे थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन अब अचानक क्या हो गया है? अब उन्होंने घुटने क्यों टेक दिए हैं? जैसा कि जुगनू जी ने कहा कि जब लगातार वो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, तो अब स्पेशल पैकेज पर खुश क्यों हो गई? देखिए अमिता जी, हम लोग मिथिलांचल से आते हैं जी, और यहाँ एक कहावत है कि की करे ची गप लिया हवे कहवत जी। स्पेशल स्टेटस की जो बात उठ रही है उसको तो राजद ने शुरू में ही नकार दिया। आज इस चीज को ये बोल रहे हैं, जब सत्ता में थे, जिनके साथ ये सरकार में थे, तो उस समय तो उन्होंने छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है, हमने ये कहा है कि स्पेशल स्टेटस को जिस तरह से राजद और कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने उसमें जो बिहार को होना चाहिए था, जब बिहार की आवाम ने इनको विधानसभा और लोकसभा से बाहर कर दिया, तो एक साजिश के तहत उन सब नियमों को उसमें से हटा दिया, जिससे बिहार को स्टेटस का दर्जा मिलता। हम आज भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार बात करेगी। सबसे पहले तो जुगनू जी को ये बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव झूठा है, कि राहुल गांधी झूठा है, कि अखिलेश प्रसाद
को कुछ नहीं मिला। विधानसभा में झुनझुना घुमाते हैं तो झूठ कौन है झूठा? लालू प्रसाद यादव झूठा है कि राहुल गांधी झूठा है कि इनके वहां के समर्थक दल झूठा है? ये मनोज जी जुगनू जी तो मान रहे हैं कि तवज्जो दी गई है, लेकिन जितनी दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई। इनके अनुसार से चलता है क्या? इनको लूटने का अंजाम रहता है तो सबको वही पूछते हैं क्या? बिहार की आज एक एक जनता इसके लिए खुशी है। अब केवल इनके जो विधायक है, क्योंकि इनको तो कुछ मिला नहीं, कहीं कुछ इनका पावर चला नहीं। अब बिहार को आप ही फैसला कर दे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक फैसला कर दे कि बिहार को जो इस बार बजट में जो मिला है, क्या कभी उतना कांग्रेस नीति सरकार जिसके मुखिया के रूप में लालू प्रसाद यादव भी रहे थे, कभी मिला था क्या? बिहार को जितनी मिली है उससे क्या बेरोजगारों की समस्या का समाधान नहीं है क्या? इससे किसानों की समस्या की समाधान नहीं है क्या? इनको तो पता नहीं है। मनोज जी, ठीक है मनोज जी, आलोक जी और प्रभाकर जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। के बताऊ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता न माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज बात कर रहे हैं बिहार को मिले स्पेशल पैकेज को लेकर और उस पर जिस तरीके से हंगामा बरपा है सदन के अंदर और सदन के बाहर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी नेता आलोक वत्स जी, जुगनू यादव आरजेडी प्रवक्ता, मनोज दास मनु जेडीयू के प्रवक्ता, मत्स्येंद्र प्रभाकर जी वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, आपसे शुरुआत करूंगी सर। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा कि केवल 2 लोगों ने ये बजट बनाया और 2 लोगों के लिए बजट बना है। उन्होंने बजट की डेफिनेशन भी दी है सर, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जो उन्होंने बजट को बताया है बिट्रेयल यानी कि धोखा, विश्वासघात, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, डिप्राइव्ड, घोटाला, एसेंट्रिक और ट्रेजेडी। सब पूरे तरीके से इस बजट को घोटाले की तरीके से पेश करने की उन्होंने बात कही है, विश्वासघात की बात कही है। साथ ही साथ ये कहा कि एक त्रासदी है, ये जो बजट पेश किया गया है ये एक त्रासदी है। देखिए जी, अभिषेक जी को कहने का ये अधिकार नहीं है जी। उनके राज में पार्थो चटर्जी क्या कर रहे थे? कितने करोड़ रुपया उनके यहाँ से बरामद हुआ जी? कौन कौन लोग उस घोटाले में शामिल थे जी? उसके बाद इनके एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके घर से कितने पैसे बरामद हुए? और आज रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को आत्मसात करके, सरकार को मजबूत करके और सीटें जीत कर चलने की कवायद कर रहे हैं। ये कहाँ ले गए वेस्ट बंगाल को? 48.9 लाख करोड़ का बजट है जी। सिर्फ 59,800 करोड़ बिहार को मिला है। पूरा बजट मिल गया, कहाँ गया? जी। कृषि का बजट कहाँ गया? हेल्थ का बजट
कहाँ गया आर्मी का बजट, कहाँ गया अन्य चीजों का बजट। जी 15,000 करोड़ दिया है वहां और 59.8 हजार करोड़ दिया है बिहार को, और सारा पैसा तो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में लग रहा है। और जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में चालू हुए वो सारे यथावत है। समग्रता में देखिए, ठीक कहा राजनीतिक विशेषज्ञ, समग्रता में देखिए, और ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कि 1 घंटे 20 मिनट के भाषण में वो सारे राज्यों में क्या क्या जा रहा है सबकी गिनती कराने लगे। आप पढ़िए ना पूरा बजट। आलोक जी, लेकिन देखिए प्रभाकर जी ने एक वर्ड का यहाँ पर जिक्र किया था, नैरेटिव। वो नैरेटिव को बीजेपी काउंटर क्यों नहीं कर पा रही है? जो एनडीए के जो बागी घटक दल है वो इसका काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि बिहार को इस स्पेशल पैकेज की जरूरत थी, इसीलिए उसको ये स्पेशल पैकेज दिया गया है। और जैसा कि आपने भी कहा कि निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा है कि इस बजट में सभी राज्यों के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन राज्यों का नाम लिया गया है जिन्हें अभी बेहद जरूरत है। स्वाभाविक है, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल तथ्य वाली बातें कही है उन्होंने। पॉसिबल ही नहीं है सबका नाम लेना। और सारे राज्यों में जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं, या पुल का निर्माण हो रहा है, या रेलवे का विस्तारीकरण हो गया है, सबके लिए बजट से पैसा जाएगा और सबके लिए अलॉटेड है। किसी राज्य को उससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसी बातें अगर किसी विपक्ष का काम होता है एक्सपोज, प्रपोज एंड डिपोज, तो ये एक्सपोज तो कर देते हैं किसी चीज को, उसके बाद डिपोज और प्रपोज में ये चुप हो जाते हैं, सिर्फ एक्सपोज के बाद हंगामा करने लगते हैं। चाहे पार्लियामेंट में हो, अब राज्यों में भी चले गए हैं। अगर लालू यादव को लगता है या आरजेडी को कि उनके आंदोलन से उनको स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, तो टेलीविजन पर क्यों बोल रहे हैं? आए सड़कों पे, आए दिल्ली, करें आंदोलन, दिखाएं कि हम आंदोलन करके क्या हासिल कर लिए, कितने हजार करोड़ हम ले आए आंदोलन करके। तो कथनी और करनी में अंतर है। आज बिहार के सड़कों की वही स्थिति है जो लालू यादव के समय थी। आज बिहार की बिजली की स्थिति वही है जो लालू यादव के समय थी। और शिक्षा की वही स्थिति है जो लालू यादव के समय थी। लालू यादव की बेटी बिहार टॉपर हो गई। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ तो उनको दोबारा किसी एग्जाम में बैठा दीजिए, अगर वो पास नंबर भी लिया तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है आलोक जी, आप क्या होता था बिहार में? चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में फिरौती की रकम साधु यादव तय करते थे जी। ये था बिहार। आज बिहार जो पलायन किया, इसका सबसे बड़ा देन किसको? व्यापारी पलायन किए, ये स्टूडेंट पलायन किए, ये किसकी देन थी जी? आज का बिहार वो बिहार नहीं है। बिहार अब प्रगतिशील बिहार है। बिहार में अमन चैन है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में सुख शांति है। अब इस बजट के आने के बाद जब हाईवे बनेगा, जब बिजली घर बनेगा, तो हजारों हजार लोगों को कानून रोजगार व्यवस्था का के लिए तो बिहार में 2 से 3 दिन पहले ही प्रदर्शन किया गया है विपक्ष की ओर से। वो प्रदर्शन तय ठीक था, उस प्रदर्शन में कोई दम नहीं था जी। ठीक है, आपने जो सवाल पूछे हैं सर उनका काउंटर ले लेती हूँ जुगनू जी से, उसके बाद प्रभाकर जी आपके पास आऊंगे। जुगनू जी, उन्होंने तो कहा कि जब लालू प्रसाद थे तब उन्होंने क्यों नहीं दिया, तब उन्होंने स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया। अब अगर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो सिर्फ बयानबाजी है। अगर सच में स्पेशल स्टेटस चाहिए तो सड़कों पर उतरिए सर, प्रदर्शन कीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि हम हक नहीं मांगेंगे गुनहगार की तरह, स्पेशल दर्जा का हक लेंगे हकदार की तरह। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो ये जब सम्मिलित थे हम लोग इंडिया गठबंधन में, यूपीए की सरकार थी, तो बिहार में 2 रेल कारखाना देने का काम किया। इन्होंने तीसरी बार सरकार इन लोगों ने संभाला है। बिहार में सूत का कारखाना इन लोगों ने लगाया है। और ये बात मैं चैनल के माध्यम से एक बात भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ एनडीए के साथियों को कि बिहार के साथ अगर सोचेगा करोगे तो देश के अंदर में सिर्फ वही 2 नंबर पे आ जाओगे। अभी तो 63 सीट का नुकसान हुआ है। आने वाले समय में आपको बिल्कुल 2 सीट पर आप आकर होंगे। आप बताइए ना, ये नौजवानों के साथ बिहार जो है देश के अंदर में सबसे ज्यादा नौजवान समाज है। और यहाँ पे क्या किया गया?
पूरे जुगनू देश जी, के नौजवानों के साथ। आपने कहा कि यूपीए की सरकार थी तब, और गिरिराज सिंह ने भी कहा है जब लालू यादव किंग मेकर थे, और जैसा आपने कहा कि कारखाने लेकर आगे उस वक्त बिहार में एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया, तो सर स्पेशल स्टेटस भी देते थे उस टाइम पे। नहीं, बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई और जिनकी घर मिट्टी की थी उन्हीं के घर बारिश हुई। ये लोग चैन से रहते कहाँ है? ये मनुस्मृति के पाठ पढ़ने वाले लोग, ये लोग तो विकास चाहते नहीं है। आप बताइए ना, जब हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की सरकार ने सेक्शन को 65% आरक्षण देने का काम किया और इसको जो है सो इन लोगों ने निरस्त करवाने का काम किया। ये कौन गए थे शोषितों के खिलाफ? जो सदियों से सताए गए लोग हैं, ये आरक्षण के सवाल पर इन लोगों का क्या स्टैंड है? ये संविधान के 9 सूची में शामिल करने से क्यों हड़कते हैं? ये कौन करवाएंगे? ये भाजपा के जो और एनडीए के जो साथी बैठे हुए जदयू और भाजपा के प्रवक्ता, ये बताएं कि जो सदियों से सताए गए लोग हैं जाति और धर्म के नाम पर, अभी जो है सो इसके पहले की सरकार हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। ठीक है जुगनू जी, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है जुगनू जी, एक मिनट सर, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीति आयोग में उस वक्त ये किसने किया था जिसकी वजह से आज राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस जिसकी मांग आरजेडी कर रही है, जैसा कि आपने कहा, तो उसको नामुमकिन एक तरीके से कर दिया गया था नीति आयोग में। ये किसकी सरकार में हुआ जुगनी जी, आप अच्छे से जानते हैं। बहरहाल प्रभाकर जी, आपसे पूछना चाहूंगी सर, बजट जब आता है तो सभी जो राज्य होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उन राज्यों के लिए ज्यादा दिया जाता है जहां पर इसकी ज्यादा नीड होती है, जहां तक मैं समझ पाई हूं सर। और दूसरा, जब किसी राज्य में कोई आपदा आती है उस समय अगर राज्य केंद्र से किसी एड की मदद कर लेता है तो केंद्र सरकार उसकी मदद करती है सर उस टाइम पे। बिल्कुल ठीक बात कही अमीषा जी आपने। और एक बात देखिए, जैसे 15,000 करोड़ रुपए की बात जो नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए दी गई है, आवंटित की गई है, अभी दी नहीं गई, उसके बारे में अगर आप देखें तो ये वो है जिसकी वजह से हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बिहार को उठाना पड़ता है। तमाम चीजों का विकास इसीलिए नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है कि वो चीजें सब बाढ़ में बह जाया करती हैं। तो अब उसके लिए स्थायी तरीके से, मजबूत तरीके से काम करने की कोशिश की गई है। और एक बात सकारात्मक ढंग से ये सोचनी चाहिए कि ये सरकार 5 साल के लिए बनी है ना, तो एक बार बिहार को अगर मजबूती दे दी, आंध्रा को मजबूती दी, अगले साल किसी दूसरे राज्य को इस प्रकार की जहाँ आवश्यकता उस समय प्रतीत होगी उनको दे दिया, उसके अगले साल इस प्रकार से, तो इस तरीके से होता है। और रही विकास की बात, तो ये लोग केवल 2 बातों पर अटक गए हैं, इसलिए कि पूरे बजट प्रस्ताव को इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं। केवल बस एक, जिसको ये कहते हैं कि ये सत्ता दल के लिए झुनझुना जैसे शब्द की बात कर रहे हैं, वही झुनझुना देश भर में बजाते हुए घूम रहे हैं। नारों की, शायरों से और शायरियों के सहारे अगर चीजें होती तो आपने देखा कि ये चुनाव हुआ था, 400 पार जाने की बात की जा रही थी, नारे ही तो थे जी। तो नारों से जनता नहीं प्रभावित होती है, बात विपक्ष को भी महसूस करना चाहिए, केवल सत्ता दल की बात नहीं। सत्ता दल को भी इस बात को समझना होगा और विपक्ष के लोगों को भी समझना होगा बखूबी कि जब वह मजबूती के साथ कोई काम करने के लिए बढ़ेंगे, जनता को उसका लाभ होता हुआ दिखेगा, तभी उसके लिए। आज पूरे देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आप स्वयं यात्रा करती होंगी, मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, पूरे देश भर में आता जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से आप चले जाइए, न केवल राज्य को पार करते हुए बल्कि राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में भी जो विकास हुआ वो सब केंद्र की मदद से हुआ है। हम सब बखूबी इस बात को जानते हैं और उनको ज्यादा समय अगर हो तो आंकड़ों के साथ रख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों की अपनी जो योगदान की स्थिति है केंद्र के साथ वह कितनी है। वो अपनी आवश्यकताओं भर के कर की वसूली नहीं कर पाते हैं, केंद्र की सहायता से ही ये पलते हैं, बढ़ते हैं। तो हमें इस बात को देखना होगा कि जिन राज्यों को आज ज्यादा आवश्यकता है आधारभूत सुविधाओं की, उनके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। सरकार फिर आएगी, अभी तो बहुमत में है और सरकार जो है अगले
सालों के लिए है, 5 साल के लिए बनी है। मैं नहीं जानता कि कब क्या स्थिति होगी। राजनीति में इस तरह की खगोशेबाजी या कयासबाजी लगाई भी नहीं जा सकती। लेकिन देखिए प्रभाकर जी, देखिए बिहार के लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। भले ही जैसा कि जुगनू जी ने कहा कि बहुत थोड़ा है, बिहार को बहुत थोड़ी तवज्जो दी गई है, लेकिन तवज्जो तो दी गई है ना सर। और जैसे कि हमेशा एक बात कही जाती है बिहार के बारे में कि बिहार के लोग पलायन करते हैं, तो सर अब इन पैसों से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे, उससे रोजगार वहां पर डेवलप होगा सर, रोजगार जो है युवाओं को मिलेगा, तो इससे पलायन भी कम होगा सर। तो कहीं ना कहीं बिहार के हित में है ये। पलायन रुकेगा और बिहार के लोग जो दोयम दर्जे की जिंदगी जाकर के आज दिल्ली ही नहीं, बम्बई में देखिए, न केवल बम्बई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में देखिए, और आप देखिए तमिलनाडु जिसकी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी अब आप टैक्सी ड्राइवरों को देखिए तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर बिहारी भैया मिलता है जी। आपने इस बात को देखा ना जी। तो राष्ट्र जो है एक जिस धारा को पकड़ रहा है, राष्ट्रीयता की धारा को, कृपया उससे न केवल विपक्ष के लोग बल्कि सत्ता दल के लोग भी, लेकिन स्थिति है कि विपक्ष भ्रम फैलाना चाहता है और सत्ता दल के लोग भी उसी में उलझ करके रह जाना चाहते हैं, और जो अपनी अच्छी चीजें कह रहे हैं वो खुद जनता के बीच सड़क पर जा करके बाकायदा जनता को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि मीडिया खास करके जो है आप जिसको रिटर्न मीडिया कहते हैं, अखबारों के जरिए और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ही अपनी बातों को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जो जनता, आम जनता जिस बात को समझती है, माउथ एड सबसे बड़ा एड है, और माउथ एड जब जनता सरकार के बारे में बेहतर कहेगी, दूसरी जनता को समझ में आएगा, तब ये बातें होगी सकारात्मक ढंग से उन चीजों को। अब जैसे एक चीज मुझे प्रसन्नतादायक लगती है कि देखिए देर से आए दुरुस्त आने की तरफ कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। तमाम विभागों में जिस प्रकार की भर्तियां आप हर रोज देख रहे हैं, किसी न किसी विभाग में जो है, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे सुरक्षा बलों की बात हो, चाहे और किसी लोक निर्माण की बात हो, विभिन्न विभागों में जिस प्रकार से वैकेंसीज निकल रही हैं और उनमें भर्तियां की जा रही हैं, विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष के जो लोग हैं वे नहीं चाहते कि सकारात्मक चीजों का जनता पर कोई प्रभाव पड़े, इसलिए वो भ्रमित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनके पास सकारात्मक कहने के लिए आप क्या बेहतर करेंगे, इसको जनता को समझाइए, जनता को बताइए कि भैया मुझे आप जानकारी दीजिए, मुझे आप ताकत दीजिए, मुझे बल दीजिए, मैं इस बात को इस तरीके से कहूंगा, तब तो बात समझ में आती है, अन्यथा ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आप जनता को इस तरीके से भरोसे में ले सकते हैं, इसको बहुत बड़ी सफलता आप न मानिए। ठीक है प्रभाकर जी, स्थिति में पहुंच गए। मनोज जी, हमने भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक मामूली संशोधन करके, कृपया मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, 1 मिनट से भी कम समय मैं ले रहा हूँ, और वो ये कि जनता को आप समझाने की कोशिश करिए। विपक्षी दल के लोगों, मेरे भाइयों, आप भी देश के ही व्यक्ति हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, आप भी जनता की बात करते तो हैं, लेकिन वास्तव में जनता को आपकी अच्छाइयाँ समझ में आए, भ्रम की चीजें न पैदा करिए, और जिसको जो मिला है उसके साथ आगे बढ़िए। विरोध करना, अच्छी बातों को उठाना, कमियों की तरफ इशारा करना, ये आपका काम है, उनको उठाना, मजबूती के साथ उठाना, सरकार न उठा रही हो तो उसके विरुद्ध वातावरण पैदा करना, ये चीजें तो आपके लिए शोभा देती हैं। ये लोकतंत्र का काम है, इसलिए लोकतंत्र चलता भी तभी है जब वास्तव में विपक्ष मजबूत होता है। आज आपकी स्थिति मजबूत हुई, इसके लिए आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि स्थिति आपको की और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को देखिए कि आप ठीक है प्रभाकर जी, टाइम का बिल्कुल देखिए सर, समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगी। मनोज जी, देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक मामूली संशोधन करके बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ऐसा पहले भी हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात, बहुत जरूरी बात कही है कि नीतीश कुमार इस समय वह हैसियत रखते हैं क्योंकि उनकी बदौलत ही ये सरकार है। तो क्या अब आगे जेडीयू स्पेशल स्टेटस की मांग करेगी सर?
देखिए, हमने पूर्व में भी कहा और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि स्पेशल स्टेटस का उसको हम देखेंगे जी। तेजस्वी यादव को अपने पिता से पूछना चाहिए था कि जिस समय मनमोहन सिंह के सरकार में इस स्टेटस को कम किया जा रहा था उस समय वो चुप क्यों थे। तब ये एक बात होता कि वो कहते कि आज मेरे पिता के कारण बिहार को स्टेटस का दर्जा नहीं मिला तो बिहार की जनता इसकी स्वागत करती। तो तेजस्वी यादव क्या करते हैं, संशोधन की बात करते हैं, ये उनका काम नहीं है। उनका काम ये है कि उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार के समय क्यों स्टेटस के दायरे को कम किया गया था। उनके पिताजी उस समय किंग मेकर की भूमिका में रहा करते थे तो हमारे उनके पिताजी चुप क्यों थे। बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही थी कि जब ये रेल मंत्री बने तो इन्होंने ये किया, रेल मंत्री बने तो आज वो बेल पर है। उन्होंने कौन सा घोटाला किया रेल मंत्री रहते हुए, ये देश की जनता देख रही है। रेल मंत्री रहते हुए लोगों की जमीन लिखवा के उनको नौकरी दी, उस पर ये लोग बेल पर है। इसीलिए ये इस चीज को नहीं, और एक बार भी इनके मुंह से इस चीज को नहीं निकल रहा है। आप पूछती रह गई कि स्पेशल स्टेटस का जब दायरा को सीमित किया जा रहा था तो क्यों चुप थे और उस समय क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जो अभी चिल्ला रहे हैं। एक भी आंदोलन इनका दिखा दीजिए राजद का 2005 के बाद से जब से सत्ता में गए हैं कि बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर कभी नहीं उन्होंने किया है। इसीलिए इनका काम ही है जो कि आम भाषा में कहते हैं बफर लोगी, वही इनका करने का है और देश की जनता इसको पूरी तरह से देख रही है। और हम समय आने पर हमारे एनडीए के लोग इस चीज को अध्ययन करेंगे और उसमें कैसे सुधार हो कि और राज्यों को इसका फायदा मिल सके, ये हम आगे देखेंगे। और अभी जो स्पेशल पैकेज बिहार को मिला है इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता की ओर से कोटि कोटि नमन हम करते हैं। और इस बिहार को मिले स्पेशल पैकेज भारत के इतिहास में कभी भी कोई बजट पारित किया गया है तो पहली बार बिहार को मिला है, इसलिए बिहार की जनता शुक्रगुजार जी। ठीक है मनोज जी। जुगनू जी, देख उन्होंने तो जो ये गेंद है आपके पाले में फेंक दी कि अब जो वो फिक्रमंद हो रहे हैं बिहार के लिए स्पेशल राज्य दर्जा देने की, वो उस समय इतना फिक्रमंद क्यों नहीं थे जब वो सरकार में शामिल थे। उस समय उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि बिहार को इसकी नीड है। अब जो उन्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ बिहार को चाहिए चाहिए चाहिए, तब नहीं चाहिए था सर बिहार को। हंसी आती है, ये एनडीए के जितने भी घटक दल के लोग हैं, जदयू भाजपा और जितने भी पार्टी हैं इनके, ये सब इन लोगों के बुद्धि पे हंसी आती है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने सड़क से संसद तक इसके विषय में आवाज को उठाया है और विशेष राज्य का दर्जा का हमारा जो है सो मुख्य एजेंडा है। हम पुनः कहते हैं कि हम हक नहीं मांगेंगे गुनाहगार की तरह, हक छीन लेंगे हकदार की तरह। जब तक बिहार के जो हमारे श्रमिक भाई हैं, किसान हैं, माताएं बहनें हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, इन सवालों पर जब तक ये लोग अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक जो है सो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। और विशेष राज्य का दर्जा तो हम लोग लेकर रहेंगे। ये लोग को देश माफ नहीं करेगा। इन लोगों ने बड़ा पैर उचका कर इंडिया गठबंधन बनाने चले थे और जो झंडा को इन लोगों ने लेकर उड़ा देकर सरनम गच्छामी कर दिया। इस बार ही ये भाजपा की जो सांप्रदायिक शक्ति है ये नेस्तानाबूद हो जाती। लेकिन आने वाले इतिहास के पन्ने में इनके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को लोग काले अक्षर में लिखे गए हैं, जो आने वाले युगों तक लोग याद करेंगे। इस बिहार के साथ आप क्यों छलावा किया? विशेष राज्य का दर्जा आपने क्यों नहीं दिलवाया? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव तो ठीक कह रहे हैं कि इनकी हैसियत है, इनके बैसाखी पे सरकार चल रही है और मुझे सब मनोज जी एक मिनट, अपमान करने का इनके नेता मनोज जी एक मिनट आपके पास भी आऊंगी। जुगनू जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज सर। और तब भी जो माननीय
विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। एक बात बताए ना ये कि युवाओं के साथ ये कौन सा घोर अन्याय कर रहे हैं। हर विभाग जो मुख्य विभाग है उसमें बजट में कटौती की गई है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो या सुरक्षा मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, आपके पास मनोज जी एक मिनट प्लीज सर। जुगनू जी कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। और बिहार के साथ इन लोगों ने सौतेलापन व्यवहार किया है। और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ठीक कहा कि नीतीश जी आज हैसियत में है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये बिहार के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह करने का काम किया है। इसको आने वाला इतिहास बिहार के बिहारवासी कभी माफ करने का काम नहीं करेंगे। ये बताएं कि स्पेशल पैकेज में सब विभाग में जो है तो कटौती कर दिया इन्होंने। स्वास्थ्य में भी कटौती कर दिया, शिक्षा में भी कटौती कर दिया, कृषि में भी कटौती कर दिया। पुरानी पेंशन की मांग जो है तो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अनिवर्तमान कटौती कर रहे हैं, उस नीति को भी लोग लागू नहीं कर रहे हैं। उसमें भी कटौती करने का काम किया। सामाजिक कल्याण विभाग में भी कटौती करने का काम किया। ठीक है, सबसे घोर अन्याय तो इन लोगों ने किया है कि फूड सब्सिडी में भी कटौती पिछले बजट के आलोक ठीक है जुगनू जी, आपने जो पूछा उनका काउंटर करना चाहते हैं मनोज जी, उसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगे। मनोज जी देखिए, इन लोगों का काम नौटंकी वाला शुरू से रहा है, कैसे लूटा जाए। क्या ये गलत है कि लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाला के आरोप में सजा याफ्ता है? एक सजा याफ्ता को सोना के अक्षर पे लिखा जाता है। क्या ये गलत है कि इनके पूर्व लालू यादव के पार्टी रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के नाम पर बेल पर है? ये क्या गलत है क्या? ये सोना के अक्षर में लिखाएंगे इनका नाम और नीतीश कुमार जी का नाम कलंकित होगा। बार बार क्या बात करते हैं, जब स्पेशल पैकेज देना था तब लूटने में लगे हुए थे और उस समय इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज बैठकर यहाँ ये किया वह किया और ये कहो कि राष्ट्र के देश का बिहार का अरबों रुपया लालू जी ने खा लिया। हजारों सैकड़ों लोगों को नौकरी देकर उसकी जमीन लिखवा ली और उतने ही नहीं उनके बाल बच्चे बेटे सभी इस पुकार में शामिल रहे और सभी लोग बेल पर। जी ठीक है मनोज जी। आलोक जी देखिए, मैं फिर से उसी नैरेटिव का जिक्र करूंगी क्योंकि देखिए राजनीति में सब पूरा जो खेल होता है वो नैरेटिव का होता है और ये लोकसभा चुनाव में हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट इस चीज को काउंटर क्यों नहीं कर पा रही सर? अगर स्पेशल पैकेज इतना ही अच्छा है तो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है सर विपक्ष को कि हाँ हमने बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया है, वहां के युवाओं के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के किसानों के लिए पैकेज दिया है? मुझे एक चीज बताइए जी, विपक्ष किसी चीज को मानने को तैयार है? मुझे बताइए लोकसभा क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी यही काम किए जी, इसके बाद जब मानसून सत्र स्टार्ट हुआ तब भी यही काम कर रहे हैं। तो देश की जनता देख नहीं रही है क्या? आपको एक कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक ऑपोजिशन बन के खड़ा होना चाहिए। तो आप टोटली नकारात्मक हो चुके हैं। उसी का एक छोटा स्वरूप आपको बिहार में भी देखने को मिल रहा है। लालू यादव बोलेंगे, लालू यादव किस मुंह से बोलेंगे? एक सजागता आदमी जो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुका है जी, उसको ये लोग अपना अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं। क्या ये इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि फिर से दोबारा बिहार में लालू राज की कल्पना हो सकती है? कतई नहीं। और आपको मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूँ कि छठ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व होता है छठ। छठ पूजा के वक्त 5 से 10 लाख नौकरियां बिहार के सरकार देने जा रही है जी। और देखिएगा वहाँ जिस तरीके से अमन चैन है और ये सारी इन्वेस्टमेंट जाने के बाद बिहार एकाएक प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा और आगे जाएगा और पलायन भी बहुत हद तक रुक जाएगा जी। लेकिन अभी भी स्कोप है और डेवलपमेंट का। अभी वहाँ पर फैक्ट्रियां और लगेंगी। जब ये हाईवे बनेगा उसके इर्द गिर्द काफी रोजगार मुहैया होगा जी। जो थर्मल पावर बनेगा उससे पूरा इलाके में
रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जी। और मैंने आपको कहा ना, 6 तक 5 से 10 लाख नौकरियां बिहार सरकार, एनडीए की सरकार देने जा रही है बिहार के बासिंदों को। जी। तो ये लोग क्या बात करेंगे जिनकी सूचना में ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो सजागता है और एक केस में बेल पे है। ठीक कहा मनोज लाल दास जी ने, ठीक आलोक जी, केस में ये बेल पे चल रहे हैं। ठीक आलोक जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल राष्ट्र धर्म में होगी किसी और मुद्दे पर बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।